the following practice by a teacher is detrimental for a constructive teaching learning process होगा बेसिकली। हाँ, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? डेट्रीमेंटल यानी रुकावट बनेगी, या हानिकारक है कंस्ट्रक्टिविज्म में, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब बच्चा जहां एक्टिव है, यानी बच्चे के एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में कौन सी एक चीज समस्या बनेगी या हानिकारक बनेगी? तो पहला ऑप्शन, हाँ वो पीडीएफ में आंसर देने वाली प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व हो जाएगी, वो पीडीएफ भी आंसर्स के साथ ही मिल जाएगी, डोंट वरी। देखिएगा एक बार, है ना, और कोई आदेश आपकी तरफ से बताओ एक बार फटाफट से, देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए है कंसीडरिंग स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल असाइनिंग देम वर्क, यानी बच्चों का जो काम करने की स्पीड है उसको ध्यान में रखना जब आप उनको वर्क असाइन कर रहे हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की विशेषता है कि बच्चे के अनुसार चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाते हुए उसको एक्टिव रखना है। तो ए ऑप्शन तो सही है तो गलत है, क्योंकि हमसे तो पूछा गलत है, यहाँ हानिकारक पूछा है, ये चीज तो हानिकारक नहीं लग रही देखने में। फिर आता है बी ऑप्शन, गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए ब्लैक स्टार यानी काले सितारे देना। स्टार्स देते हैं ना हम, 5 स्टार 3 स्टार, टीचर आपने देखा होगा नोटबुक में बनाते हैं जब बच्चा अच्छा काम करता है। ब्लैक स्टार देना बच्चे को मोटिवेट तो नहीं करने वाला, और जो पहले से ही अच्छा नहीं कर रहा उसके लिए वो और डीमोटिवेशन का काम करेगा, लेबल जैसा काम करेगा कि जैसे उसके लिए आपने उसको कुछ बुरा फील करा दिया हो। वो ब्लैक स्टार देके उससे मोटिवेशन नहीं आएगी। बजाय कि हम उसे फीडबैक दें, उस पर काम करें, उसको एक्स्ट्रा टाइम दें, उसको एक्टिविटी असाइन करें, उसके साथ थोड़ा सा मेहनत करें, उसके इंटरेस्ट की चीज लाएं, उसको किसी और तरीके से समझाएं, ना कि उसको ब्लैक स्टार दे करके। ब्लैक स्टार से थोड़ा ना मोटिवेशन अपने आप कहीं से प्रकट हो जाएगी। ब्लैक स्टार से क्या होगा, वो अपने आप में उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसका खुद में विश्वास है, वो और कमजोर हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही सही नहीं कर पा रहा। तो बी ऑप्शन सही लग रहा है हमें, क्योंकि रुकावट क्या बनेगा, हानिकारक क्या होगा, वो पूछा है हमसे बच्चे की एक्टिविटी में। सी ऑप्शन है असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स। ये बात तो हमेशा अच्छी होती है कि आप मल्टीपल वेज में बच्चे को सिखा पाएं। इससे क्या होगा, एक तरीके से अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो दूसरे से आ जाएगा, किसी को तीसरे से ज्यादा समझ आ रहा होगा, किसी को पहले तरीके से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो मल्टीपल वेज में सिखाना यानी कई तरीकों का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए हमेशा अच्छा होता है। फिर आता है डी ऑप्शन, बीइंग सेंसिटिव एंड कंसीडरेट टू दी सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स। देखिए टीचर का बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगी बहुत बड़ा रोल है, या बहुत ही बड़ी विशेषता होनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक होना ही चाहिए क्या, कि उसका सेंसिटिव होना जरूरी है बच्चों के प्रति, यानी संवेदनशील होना जरूरी है। आप मजाक नहीं उड़ा सकते बच्चे की किसी परेशानी का या किसी भी चीज का, तो आपका सेंसिटिव यानी संवेदनशील होना जरूरी है बच्चे की समस्याओं के प्रति या उसकी अच्छाइयों के प्रति भी। दूसरा, आप कंसीडरेट होंगे, आप चिंतनशील होंगे, आप विचारशील होंगे, किस बारे में, टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स। अब यहाँ ये सोशल कॉन्टेक्स्ट लिखा है यानी सामाजिक संदर्भ लिखा है, यहाँ कुछ और भी लिखा होता तब भी आप सेंसिटिव ही होंगे बच्चे के प्रति, चाहे वो उसका सामाजिक परिपेक्ष हो, चाहे वो उसका सांस्कृतिक परिपेक्ष हो, चाहे वो उसकी भाषा हो, चाहे वो उसका वो किस आर्थिक वर्ग से आता है वो हो। बेसिकली आपको बच्चे के बैकग्राउंड या बच्चे से संबंधित सभी चीजों से सेंसिटिव रहना है ना। ये वो वाला टीचर नहीं बनना है कि अरे ये तो वहां से ऐसे आते हैं या ये तो चल नहीं सकता तो किसी बात पे मजाक उड़ा दिया, ये नहीं करना हमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक है बी ऑप्शन कि यदि आप ब्लैक स्टार देते हैं बच्चे को, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उससे कोई मोटिवेशन नहीं आने वाला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, आज हम 16 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, शुड इंट्यूटिव थिंकिंग बी एनकरेज्ड इन द क्लासरूम। इंट्यूटिव थिंकिंग यानी सहजात्मक चिंतन, यानी जो सहज रूप से आए, जो बच्चे के अंदर नेचुरली आए, है ना। आपने कुछ बोला और उसके अंदर मन से आया, कुछ सहजता से आया, नेचुरली आया, उस चीज को, इंट्यूटिव थिंकिंग को एनकरेज किया जाना चाहिए क्या कक्षा में? बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसमें क्या सवाल है, इसमें क्या डाउट हो सकता है ना, कि बच्चा नेचुरली खुद को एक्सप्रेस करे। सही है गलत है वो बाद में देखेंगे, पहले एक्सप्रेस तो करे, पहले सोचे तो सही खुल के, ठीक। खैर देखते हैं, तो नो वाले ऑप्शन तो हम हटा देंगे, क्योंकि इंट्यूटिव थिंकिंग को, सहज ज्ञान को आपको बढ़ावा देना है, तो नो वाले ऑप्शंस हट जाएंगे, साइड हो जाएंगे। अब आपके पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। Yes, children's intuitions and guesses help them develop their cognitive reasoning, यानी हाँ बच्चों का जो सहज ज्ञान और अनुमान होता है कई बार वो उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करता है, यानी उनका जो कॉग्निटिव रीजनिंग है, जो संज्ञानात्मक तर्क है, वो बेहतर होगा जब वो पहले सोचेंगे, फिर उसके बारे में देखेंगे कि क्या सही सोचा है या गलत सोचा है, तो उनकी रीजनिंग बेहतर होगी इवेंचुअली। ये बात सुनने में सही लग रही है। फिर है सी ऑप्शन, यस बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर्स टू दी स्टूडेंट्स। अगर वो तुरंत सही उत्तर बता देंगे तो बच्चे को सोचने का, समझने का, तर्क करने का मौका नहीं मिला। तो सही उत्तर जानने से ज्यादा जरूरी है वो प्रोसेस सही उत्तर तक पहुंचने की, है ना। मतलब कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी क्या है, वो जो प्रोसेस है, वो जो रास्ता है, वो डेवलप होना उस टाइम पे आपका,
ठीक है, तो ए ऑप्शन इसलिए बेहतर है क्योंकि यहां बच्चे की समझ विकसित होगी। सिर्फ एक आंसर जानना थोड़ा ना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ में कैसे होगी या बाकी जगह पे कैसे करेगा बच्चा। अगर आपने सिर्फ आंसर्स याद करा दिए, उसको सिर्फ आंसर्स दे दिए, आंसर तक पहुंचना सिखाना है, ना कि सिर्फ आंसर दे देना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि आप क्या करेंगे, सहज ज्ञान और अनुमान के लिए उसको मौका देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, आपका फेवरेट, कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस, यानी असर्शन और रीजन। एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट के बाद आपके सामने एक रीजन गिवन है। अब देखना है कि जो स्टेटमेंट है और रीजन है क्या सही है, क्या दोनों सही है या कोई एक सही है। फटाफट से बताइएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जी बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़े। 73% लोग ए आंसर दे रहे हैं। इसमें पढ़ भी लिया है या बस आंसर मार्क करने की जल्दी में आंसर दे दिया है? बताओ पहले, फटाफट से बताना। चलिए देखते हैं एक बार। अगर हम बात करें 93% लोग आंसर दे रहे हैं ए। स्टेटमेंट क्या है यहाँ? कथन है, यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प्स लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी दृश्यों के एक संग्रह का यूज अगर हम करते हैं, विजुअल्स आपने कई सारी पिक्चर दिखा दी, वीडियो दिखा दी, कुछ भी इस तरह का दिखाया, उसके बाद आप उस चीज को जो दिखाया गया है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे के पूर्व अनुभव के आधार पे, कि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। मान लीजिए आपने कहीं एग्जाम्पल दिया, कोई फसल है वो आपने दिखा दी, या कोई और सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है जो आपने एक पिक्चर या मूवी के थ्रू दिखा दिया, वीडियो के थ्रू दिखा दिया, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या कभी आप ओल्ड एज होम गए हैं। ठीक, तो उस केस में आप बच्चे को डिस्कशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं उसके अनुभव के आधार पर। तो ये करना क्या है, हमेशा अच्छा है, इसमें क्या बुरी बात है ना। आप बच्चे के अनुभव से ही तो जोड़ते हैं, ठीक है ना बात। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ट्रू है ये बात कि आपने कुछ दिखाया और उस दिखाई हुई चीज को आपने किससे जोड़ दिया, अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बच्चे के अनुभव से जोड़ दिया और उसके संज्ञान को बेहतर कर रहे हैं आप डिस्कस करके। संज्ञान क्या है? आपकी मानसिक क्षमताओं को बेहतर करना। फिर आता है रीजन। इसका क्या दिया है? रीजन है, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स एक्टिविटीज प्रेजेंटेड टू देम। यानी बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं नए आइडियाज से पुराने आइडियाज को कनेक्ट करके। यानी आज वो जो जानते हैं और जो नया उनके सामने आया है, दोनों को कनेक्ट करके नॉलेज को बिल्ड करते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, यानी रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात माना गया है ए और आर को, और आर में सही रीजन दिया गया है ए का कि किस लिए हमें ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे। यानी बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे नहीं सीखते हैं। तो लर्निंग या डेवलपमेंट की भी जब हम बात करते हैं तो लर्निंग या डेवलपमेंट में से दोनों कोई भी चीज क्या लाइफ स्ट्रेट लाइन की जैसी होती है कि बिल्कुल सेम गति से चलेगी, हमेशा सेम स्पीड पे सेम रेट होगा? नहीं हो सकती। स्ट्रेट लाइन ना तो डेवलपमेंट हो सकता है और ना ही लर्निंग हो सकती है ना। आप ये सीखते हैं, फिर आपको पता लगता है यार ये जो सीखा था ना पहले ये गलत था, ये सही है। यहाँ मतलब थोड़ा आगे पीछे चीजें चलती रहती है, यानी स्पाइरल में होती है, चाहे वो लर्निंग हो चाहे वो डेवलपमेंट हो। आगे पीछे आप एक स्टेज में आगे जाते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, सोचते हैं जो सीखा था उसको कनेक्ट करेंगे, फिर सही करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा स्पाइरल है, वर्तुलाकार है, ना कि रेखीय है। रेखीय कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल 2 + 2 4 ही होंगे हमेशा, ऐसा नहीं होगा। लर्निंग में भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि बच्चे जो करते हैं वो कैसे करेंगे? इन अ स्पाइरल वे, वर्तुलाकार वे में आगे पीछे और कनेक्ट करके चीजों को, एंड नॉट इन अ लीनियर वे। लीनियर का मतलब हो गया सिंपल स्ट्रेट लाइन है, हर दिन 2 सीखेगा फिर 2 सीखेगा फिर 2 सीखेगा, ऐसा नहीं होता ना कि बिल्कुल 2 ही ऐड होंगे हर दिन। हो सकता है किस दिन 20 हो जाए वो मल्टीप्लाई होके, हो सकता है किस दिन एक ही पॉइंट ऐड हो। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो लर्निंग क्या है? स्पाइरल है, ना कि लीनियर। यानी बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते, यानी लर्निंग कोई एक रेखा वाली चीज नहीं है। ठीक है बात? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक, लीनियर नहीं होती लर्निंग, स्पाइरल होती है। मैकेनिक ना होकर के कंस्ट्रक्टिविस्ट होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट होता तो सही था। अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट वे में भी सीख सकते हैं। कोई और बनता नहीं है बेसिकली यहाँ। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अ कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड। कॉन्ड्यूसिव यानी उपयुक्त
पर्यावरण या वातावरण अगर आप बच्चों को सीखने के लिए देना चाहते हैं एज अ टीचर, तो क्या करना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए? 4 ऑप्शंस अगेन आपके सामने है, यही कोई एक आंसर होगा जो आपको ढूंढना है, जिस आंसर तक आपको पहुंचना है। पहला ऑप्शन है फोकस ओनली ऑन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इग्नोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, यानी सिर्फ बच्चे के इमोशंस पे, कैसा उसको फील हो रहा है, इस बात पे फोकस करेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष यानी उसके दिमाग से रिलेटेड पक्षों पे कोई फोकस नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम बन जाएगी ये तो, क्योंकि आपको बच्चे का संज्ञान भी विकसित कराना है। फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स, कि सिर्फ संज्ञान यानी सोचने पर, विचार करने पर, तर्क करने पर, कल्पना करने पर, यानी थिंकिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देंगे, दिमाग से रिलेटेड एस्पेक्ट पे, इमोशंस पे ध्यान नहीं देंगे। अगर इमोशंस से कनेक्ट नहीं हुई लर्निंग, दिल से नहीं जुड़ी, नहीं सीख पाएगा अच्छे से, तो ये भी गलत है। फिर आता है सी ऑप्शन, कंसिडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये बात बिल्कुल सही है, आपने ये चैप्टर भी पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, सर्च भी कर लीजिएगा, मैंने पहले कराया हुआ है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी दिल और दिमाग एक तरह से जुड़े हुए हैं। जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके संवेग हैं, वो आपके संज्ञान को प्रभावित करते हैं और संज्ञान आपके संवेग को प्रभावित करता है। यानी जो अगर हम मान लीजिए किसी दिन अच्छा फील कर रहे हैं तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष वैसे भी अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के सभी प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ठीक है। सिर्फ एक व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन इंडिपेंडेंट है, वो है ज़ेज़ोंग। वो कहते हैं कि इमोशंस अलग है, कॉग्निशन अलग है, बाकी सब कहते हैं इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। डी ऑप्शन क्या है, कंसीडर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड कॉग्निशन, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कौन कहेगा, ज़ेज़ोंग नाम के व्यक्ति का कथन है ये, बाकी सारी दुनिया ये मानेगी कि ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है टू एनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, जो आपके जीवन से जुड़ जाए, वही तो अर्थपूर्ण है ना। आपके लिए मीनिंगफुल क्या है, जो आपकी लाइफ से जुड़ जाए, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट आए, ठीक। तो अर्थपूर्ण अधिगम की अगर हम बात करें, उसको प्रोत्साहित करने के लिए शुड बी मोटिवेटेड टू सेट, किस तरह के गोल सेट करने चाहिए टीचर को, रेदर देन किस तरह के गोल सेट होने चाहिए यदि आप चाहते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग जो बच्चे के जीवन से जुड़े, जो उसकी लाइफ से जुड़ जाए, जो रियल हो, जो रट्टे वाली ना हो, जो रोट लर्निंग ना हो। एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग, दूसरा होता है रोट लर्निंग। तो हमें रोट लर्निंग यानी रट्टे पे फोकस नहीं करना, रटवाने पे फोकस नहीं करना, हमें मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है जो उसके जीवन से जुड़ी हो। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे के लिए लर्निंग गोल सेट कीजिए, यानी जहां सीखने में उसको इंटरेस्ट हो, जहां वो उसका फोकस जो है वो सीखने पर हो, बजाय कि परफॉर्मेंस के, कि मुझे फर्स्ट आना है। परफॉर्मेंस गोल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट आना है, ए ग्रेड लाना है, इससे आगे निकलना है, ये है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स या ओरिएंटेशन इनकी होती है। लर्निंग गोल्स कौन से हैं, कि मुझे ये सीखने को मिलेगा, परफॉर्म करोगे अपने आप नंबर आ जाएंगे, बट सीखने पे फोकस है। तो आपको कौन से गोल्स यहां लगाने चाहिए, सेट लर्निंग गोल्स, के बच्चे का सीखने पे फोकस है, लर्निंग में मजा आ रहा है, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं है कि फर्स्ट आऊंगा कि सेकंड, अभी तो आपका पूरा ध्यान इस बात पे है कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर अच्छे से समझा और पढ़ा तो नंबर भी आ जाएंगे इवेंचुअली, नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, कहीं और यूज कर लोगे उस ज्ञान को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल नहीं सेट करना होता, लर्निंग गोल करना होता है, तो ये बी तो गलत हो गया। फेलियर अवॉइडिंग, फेलियर एक्सेप्टिंग, इस तरह के गोल्स हम नहीं बेसिकली सेट करते। 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है जब हम गोल सेट करने की बात करते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल, प्रतिस्पर्धा कह लीजिए इसको, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। जब हम लर्निंग की बात करते हैं 3 तरह के गोल सेट किए जा सकते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है कि फर्स्ट आना है, सेकंड आना है ना, ये रैंक वाले, कि फर्स्ट सेकंड या जो भी आपको रैंक पे फोकस है। दूसरे तरह के गोल होते हैं आपके फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर अवॉइडेंस यानी आप असफलता को अवॉइड कर रहे हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है। मतलब आपको किसी तरह से फेल होने से बचना है। 33% नंबर आ जाए, बस पास हो जाए, किस तरह से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 90 आ जाए, बस पास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ फेलियर से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, फेलियर को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड फेलियर, के समहाउ पास हो जाए, बस टू अवॉइड फेलियर, ठीक है। इसलिए पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ रहे हैं जितना बस पास होने लायक नंबर आ जाए। फिर आता है आपका बेस्ट गोल, जो कि मास्टरी ओरिएंटेशन, या इसी को आप लर्निंग ओरिएंटेशन बोल सकते हो, जो अभी हमने आंसर मार्क किया था। मास्टरी ओरिएंटेशन यानी आपको पारंगतता प्राप्त करनी है, आपको मास्टर बनना है उस चीज का, यानी आपका फोकस किस पे है, लर्निंग पे है, कि आपको सब कुछ आता हो उस चीज के आसपास, तो वो आपका फोकस है। फर्स्ट रैंक आए, सेकंड आए, फोर्थ है, यू डोंट केयर, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ
फेलियर अवॉइड करने के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप सिर्फ रैंक के लिए पढ़ रहे हैं तो वो रैंक के लिए पढ़ने में जो अपना आपका एसेंस है, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, वो नहीं हो पाएगी। आप रट्टे भी लगा देंगे, अगर आपको समझ नहीं भी आया तब भी। वो चतुर्रामलिंगम याद कर लीजिए, आपका 3 इडियट्स वाला। फेलियर अवॉइडेंस क्या है? किसी तरह से पास हो जाए, वो राजू टाइप्स। फिर मास्टरी ओरिएंटेशन, वो रेंचो को याद कीजिए 3 इडियट्स में, ठीक है, कि डिग्री मिल भी रही है नहीं मिल रही पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लर्निंग पे फोकस है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है ये मास्टरी ओरिएंटेशन, यानी पारंगतता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रुकिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर है 7, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पोल में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इंडिकेट, यानी बच्चे की गलतियां उसके काम में क्या दर्शाती हैं, यानी बच्चे के काम में या बच्चे के सीखने में गलतियां क्या दर्शाती हैं। अगर मान लीजिए आपने बच्चे को कुछ काम दिया था, आप वो वर्क चेक कर रहे हैं और आपने पाया कि गलती है कोई, है ना, और अगर गलती है तो उस गलती से आप क्या समझेंगे कि क्या इंडिकेशन है गलती का होना? देखिएगा, ए कह रहे हैं 36% लोग। चलिए देखेंगे अभी। फोर्टी 45% लोग ये कह रहे हैं। देखिएगा, स्टूडेंट्स इंफीरियर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एज कंपेयर्ड विद अदर पीयर्स। कैसी बातें करते हो यार, हैं? विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां ये दर्शाती हैं कि बच्चे जो हैं अन्य समकक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता उनके अंदर कम है। मतलब गलतियों का मतलब ये थोड़ी है कि उनमें दिमाग कम है। गलतियां कौन नहीं करता जो सीखता है ना? तो ये तो बात गलत हो गई, ये आपने आंसर बिल्कुल गलत दे दिया। फिर आएंगे स्टूडेंट्स डीमोटिवेशन सिंस लर्निंग इज टोटली कॉन्टिंजेंट अपॉन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, कि लर्निंग जो है सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए होती है और इसलिए बच्चे जो है डिमोटिवेटेड हैं अगर वो गलती कर रहे हैं। तो लर्निंग सिर्फ बाहरी रिवॉर्ड के लिए होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। फिर है सी, स्टूडेंट्स इनेबिलिटी फॉर मीनिंग मेकिंग विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अडल्ट्स, यानी बच्चे जो हैं वो बिना इंस्ट्रक्शन के बड़ों की मीनिंग मेकिंग नहीं कर पा रहे, कुछ सीख ही नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं है, आप जिंदगी से भी बहुत कुछ सीखते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा इंस्ट्रक्शन होगी तभी आप सीखेंगे। फिर आता है डी ऑप्शन, स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। ये बात किसने कही है? पियाजे ने भी कही है, और ये बात वैसे भी सही है। गलतियां क्या हैं? ये दर्शाती हैं कि आप सीख रहे हैं और सीखने की प्रोसेस में आप कैसे सोचते हैं, ये दर्शाएंगी गलतियां। तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, यानी एक लर्नर की, एक बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस को दर्शाती हैं गलतियां। उससे आपको पता लगेगा, एज अ टीचर फीडबैक मिलेगा कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ दूसरे तरीके से सिखाने की जरूरत है। बच्चों की जो थिंकिंग है वो क्वालिटेटिवली अलग है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपने सिखाया है उससे थोड़ा अलग सोचते हैं क्वालिटी में, लेकिन सोचते वो भी हैं, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो आपने ये गड़बड़ की है, इतना ब्लंडर किया है इतने आसान क्वेश्चन में, बहुत ही शर्मनाक बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो इसमें तो आप और बढ़िया गलती कर देंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक तरफ आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे संबंधित, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको दूसरी साइड सही चीज को चूज करना है, उसके बारे में कौन सी एक बात सही कही गई है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। एल्गोरिथम से कौन सा एक ऑप्शन कनेक्टेड होगा? ह्यूरिस्टिक से, एनालॉजी और मीन्स एंड एनालिसिस। बताइएगा एक बार कौन सा सही होगा, फटाफट से बताइएगा। धुंधला दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए अपनी सेटिंग्स में जाकर के। बिल्कुल यहाँ से एचडी क्वालिटी में चल रही हैं चीजें, और लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं। 4331 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 1700 लोगों ने लाइक किया। ये क्वेश्चन बराबर होनी चाहिए कायदे में, बाकी तो आपकी इच्छा है। देखिए एक बार, सीटेट का नोटिफिकेशन कब? दिसंबर से पहले मुझे तो नजर नहीं आ रहा। खैर चलिए फटाफट से बताइए। डी ऑप्शन कह रहे हैं 33% लोग। चलिए देख लेते हैं, कोशिश अच्छी है आपकी। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम वो होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम का। एल्गोरिथम की बात मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक। एनालॉजी की जब हम बात करते हैं, एनालॉजी होती है समानता, ठीक। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी आंखें कैसी हैं? एक कैमरा के जैसी हैं जो सब कुछ कैप्चर करती हैं। ये एनालॉजी हुई आंख की कैमरा से, ठीक, मतलब समानता जिसमें दर्शाई गई हो, ठीक। तो कीपिंग इन माइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम एट हैंड, तो ये होगा एनालॉजी। तो सी का फर्स्ट, ए का हमारा हो गया स्टेप बाय स्टेप, ए का हो गया 2, तो ए का 2 कहीं और है ही नहीं, सिर्फ डी ऑप्शन में ही है। तो यही आंसर जो है वो सही है, ठीक है। एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। ह्यूरिस्टिक क्या है? फंडे होते हैं, जुगाड़ होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। जैसे अगर हम कहें लीडिंग टू द करेक्ट आंसर, जनरल लीडिंग, हाँ ये ह्यूरिस्टिक आपका 4th चला जाएगा, ठीक।
मीन्स एंड एनालिसिस होते हैं टुकड़ों में तोड़ना किसी चीज को, ये पहले भी पूछा जा चुका है मीन्स एंड एनालिसिस। तो टुकड़ों में तोड़ना देखना कहां पे लिखा हुआ है, थर्ड में, डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू सब गोल्स एंड देन सॉल्विंग ईच सब गोल्स। यानी अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसको टुकड़ों में तोड़ो और फिर एक एक हिस्से को सॉल्व करो, ये होता है मीन्स एंड एनालिसिस। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी लर्निंग में दो फैक्टर्स होते हैं, एक पर्सनल जो बच्चे से संबंधित होगा और दूसरा एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट से संबंधित होगा, राइट। अगर हम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो पर्सनल फैक्टर और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों से संबंधित होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी इस कथन के या इस संदर्भ के बारे में कौन सी एक बात सही है। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, यानी अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों क्या है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल फैक्टर्स हैं। यानी आपको पहचानना है कि पर्सनल फैक्टर कौन सा है और क्या कहेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है। रिलीजन एंड अटेंशन बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, कि जो देखो रिलीजन पर्सनल फैक्टर नहीं हो सकता, एनवायरमेंट से आता है, ठीक है। अटेंशन क्या है, अटेंशन पर्सनल फैक्टर हो सकता है क्योंकि बच्चे से संबंधित है, बच्चे के दिमाग से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी बोथ आर, कम्युनिटी तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, इंटरेस्ट पर्सनल फैक्टर है क्योंकि बच्चे से संबंधित है। एज एंड स्कूल, एज जो है आपका वो पर्सनल फैक्टर है, बट स्कूल क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। इन्होंने कह दिया दोनों एनवायरमेंटल है, तो गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है जो कि 57% लोग आंसर सही भी दे रहे हैं। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स। आपके अंदर क्या क्षमता है, एप्टीट्यूड क्या है, आपके अंदर किसी स्किल को सीखने की क्षमता, वो हो गया एप्टीट्यूड। तो ये पर्सनल फैक्टर है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड आपका नजरिया, आपके आइडियाज, आपके बिलीफ, आपका इंटरेस्ट किस एक दिशा में है, वो एटीट्यूड हो गया, वो भी पर्सनल है, ठीक। तो ये दोनों पर्सनल फैक्टर होते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, मान लीजिए ये है एक बच्चा, ये है एक छोटा सा गोलू मोलू बच्चा, ठीक, जो कि बहुत खुश रहता है, 4-5 बाल हैं इसके सर पे, और दो तरह के फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, एक है पर्सनल फैक्टर और दूसरी तरफ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। एक तरफ पर्सनल फैक्टर्स हैं यानी व्यक्तिगत कारक हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, दूसरे हैं एनवायरमेंटल। इन्हीं में सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, या तो वो एनवायरमेंटल होगा कोई फैक्टर या फिर वो पर्सनल फैक्टर होगा, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल की, तो याद करो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर्सनल फैक्टर में, एटीट्यूड बच्चे का, एप्टीट्यूड ये दोनों तो अभी हमने देखे ही है ना, उसकी अभिरुचि क्षमता, एज उसकी, इंटरेस्ट किन चीजों में है, ठीक है, और भी 70 तरह के जो बच्चे से संबंधित कारक हैं, ठीक। अगर हम बात करें उसका मेंटल लेवल, वो सब यहाँ आ जाएगा पर्सनल में। एनवायरमेंट में क्या हो सकता है, स्कूल हो सकता है ना, उसको क्या ट्रेनिंग मिली है, एजुकेशन कैसी मिल रही है, वो सब आ गया, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है ना, और जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट से संबंधित है, कहाँ वो रहता है, कैसा एनवायरमेंट, बेसिकली फिजिकल एनवायरमेंट कैसा है, ये सारी चीजें आपकी एनवायरमेंटल में आ जाएंगी। तो ये पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दोनों ही लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से देख के बताइएगा। अगर हम बात करें इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी एक सामाजिक रचनावादी ढांचे में लर्निंग एंड नॉलेज क्या है। सामाजिक संरचना यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी वाइगॉस्की की बात, यानी समाज और संस्कृति के माध्यम से ज्ञान की रचना होती है, ऐसा सामाजिक संस्कृतिवादी लोग कहेंगे, ठीक ठीक। अगर हम बात करें ट्रांसमिटेड बाय द टीचर, कि टीचर के द्वारा भर दी जाएगी बच्चे में, ये नहीं होता, वहां बच्चा टीचर के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को। डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द लर्नर्स, यानी शिक्षक का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। को कंस्ट्रक्टेड, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड, को कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स विद सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स, यानी साथ में मिलकर सीख रहे होंगे। समाज क्या है, टीचर है ना, संस्कृति और एस्पेक्ट फैक्टर होंगे, सब मिलके सीख रहे हैं, ग्रुप में सीखेंगे लोग, जब साथ में सीख रहे होंगे वो होगा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होगा, एक साथ मिलकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 54% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर बदलेगा, अगले 6 क्वेश्चन हम थोड़े से अलग करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। Which, ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे। Which of these is not an example of in service training for teachers? देखो दो तरह की ट्रेनिंग होती है टीचिंग की, अगर हम बात कर रहे हैं, एक होती है प्री सर्विस, जनरली बाकी जगह पे भी होती है ऐसे वैसे। प्री सर्विस यानी सर्विस से पहले जो आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में लेते हैं,
है ना, जब आप बीएड कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं या बीएलएड कर रहे हैं, ठीक, तो वो प्री सर्विस ट्रेनिंग है। ठीक, इन सर्विस क्या है, जब आप सर्विस में हैं, आपको जॉब मिल गई है, अब कभी आप सेमिनार में जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग आपकी हो रही है एनसीईआरटी के द्वारा, या अलग अलग आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, इन सर्विस भी। ठीक, तो दो प्रकार हो गए। अब इन सर्विस ट्रेनिंग का कौन सा एक उदाहरण नहीं है कि जब आप जॉब में हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है। एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सेमिनार या वर्कशॉप। वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जा सकती हैं, सेमिनार्स भी हो सकते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हो सकती है। कुछ नया, मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कुछ नया आ रहा है तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वहां हो सकता है आपका, है ना। समृद्धि सिद्धू, अच्छा धन्यवाद, लव यू, थैंक यू। चलिए आ जाइए, एग्जीबिशन क्या है, ये एग्जीबिशन नहीं होगा इन सर्विस का पार्ट, है ना। वैसे भी ट्रेनिंग का पार्ट एग्जीबिशन नहीं होता, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें क्योंकि नॉट पूछा है, कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पढ़िएगा। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अडोलेसेंट्स, यानी किशोरावस्था के किशोरियों को कैसे एक टीचर हेल्प कर सकता है या कर सकती है। किशोरावस्था बोले तो 12 से 18 वर्ष के बच्चे, वो जो टीनेज ग्रुप है, इनके लिए एक शिक्षक या शिक्षिका कैसे मदद करे, बताइएगा एक बार। बीइंग काइंड टू देम, यानी दयालु होकर, वो तो सभी बच्चों के एज, सभी एज के बच्चों के लिए होना जरूरी होता है। बाय एस्टैब्लिशिंग पीयर प्रेशर इन योर एनवायरमेंट, पीयर प्रेशर से किसी का भला नहीं हो रहा, है ना, यानी प्रेशर उन पे क्रिएट करके। तो कुछ लोग तो होंगे जो प्रेशर में अच्छा करेंगे, कुछ लोग होंगे जो नेचुरली ज्यादा अच्छा कर सकते थे बिना प्रेशर के, उनकी तो बैंड बजा दी फिर आपने। ठीक, फिर है सी ऑप्शन, बाय डिस्करेजिंग, होंगे ना कुछ लोग जो एग्जाम के लिए पढ़ने में उनको डर लगता होगा, वैसे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो पीयर प्रेशर में दिक्कत होगी अगर आप कंपटीशन क्रिएट करेंगे, तो कोऑपरेशन क्रिएट करना है आपको एज अ टीचर। बाय डिस्करेजिंग देम टू टॉक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, क्यों, टॉपिक्स पे तो वो खुल के बात करें, एटलीस्ट एडोलेसेंस में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ना तो वो बच्चे रह गए, आइडेंटिटी क्राइसिस है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स उनके, चाहे वो प्यूबर्टी है, ये सब हिट हो रहा होता है। फिर आएगा डी ऑप्शन, बाय एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट, अफेक्शन एंड लव टुवर्ड्स देम। ये बात सही है कि उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान का संकट है इस उम्र में, तो आपको बच्चे को एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देनी है, जिससे दूसरा क्या करेंगे, अफेक्शन, कि आप उनके साथ हैं, आप उनको समझना चाहते हैं। दूसरा लव टुवर्ड्स देम, अगेन सेम बात हो गई, ताकि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, जहां बच्चा या जहां जो वो किशोरी है, जो अडोलेसेंट है, वो अपनी बात को आपसे कह सके खुल करके, और आप उसके फ्रेंड बन जाएं बेसिकली इस उम्र में। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकियों से कहीं बेहतर है ये। चलिए, और इससे इंक्लूसिव भी है। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो यहां सब कुछ आ गया डी में, ए ऑप्शन अपने आप ही इंक्लूड हो गया, तो वो ऑप्शन बेटर होता है जिसमें बाकी ऑप्शंस अपने आप इंक्लूड हो जाएं या फिर सबसे बेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंट एजुकेशन कैन हेल्प इन, यानी किशोरावस्था में जो हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, वो किस चीज में मदद कर सकती है। पहला ऑप्शन है आपके पास, जनरेटिंग फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी सिर्फ नौकरी के अवसर पैदा करने में। फिर है एनकरेजिंग हार्मफुल बिहेवियर, हार्मफुल बिहेवियर करने के लिए कौन एनकरेज करना चाहेगा, ऐसी एजुकेशन क्यों देंगे आप जिससे हानिकारक व्यवहार को उत्तेजना मिले कि कोई किसी को मारे पीटे कुछ हो। प्रमोटिंग अर्ली मैरिज, भाई ये कौन सा, ये कुरीति को और बढ़ावा देना है आपको समाज में, है ना, शीघ्र विवाह, ये भी नहीं है। ब्रिंगिंग लाइवलीनेस टू लाइफ, या फिर जनरेटिंग फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्यू जॉब क्यों और सिर्फ जॉब क्यों, लर्निंग पर फोकस क्यों नहीं है यहाँ। तो ब्रिंगिंग लाइवलीनेस टू लाइफ, कि हम जीवन को और जीवंत बना सकें, वो क्योंकि एनर्जी इतनी है उस एज में, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा जाता है, हर तरह से जो साइकोलॉजिकल फिजिकल इमोशनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, तो ये जरूरी है कि उनको और लाइवलीनेस फील कराएं हम, बजाय कि एंग्जाइटी फील कराने के, है ना, वो डिप्रेशन की तरफ नहीं बल्कि लाइवलीनेस की तरफ जाएं, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, schools are in a unique position to help students attain the nationally recommended dash or more of moderate to vigorous physical activity daily, यानी छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित डैश या अधिक मध्यम से जोरदार या ज्यादा शारीरिक गतिविधि प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, मतलब कितनी फिजिकल एक्टिविटी नेशनली रिकमेंडेड है बच्चों के लिए। बी ऑप्शन कह रहे हैं 51% लोग, नहीं, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है कि उनको कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए बच्चों को, तो वो है 60 मिनट, सी ऑप्शन। ये आपका 6 से 17 वर्ष का अगर बच्चा है तो रिकमेंडेड है कि वो 1 आवर कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, जिसमें पसीना निकले, थोड़ा एक्टिविटी करे, मेहनत करे, तो ये 60 मिनट्स है रिकमेंडेशन जो है। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। राशि इज फिजिकली इनएक्टिव, शी कैन हैव, राशि क्या है, शारीरिक रूप से निष्क्रिय है, यानी बैठी रहती है, पॉपकॉर्न खाती रहती है, मूवी देख लेती है, गाने सुन लेती है, बातें कर लेती है, 4 सहेलियों से यूट्यूब देख लेती है, बट फिजिकली कुछ नहीं करती उठ के,
है ना, बॉडी नहीं हिलाती। तो इस केस में कैसा रिस्क है, शी कैन हैव व्हाट, क्या हो सकता है उसको, उसके पास नहीं, ट्रांसलेशन खराब है, उसको हो सकता है व्हाट, इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डिजीजेस, यानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, या स्लो लर्निंग। आपने कैसे मान लिया कि ऑटिज्म हो सकता है? ऑटिज्म वाला क्या बच्चा एक्टिव नहीं होगा? है, ये बात कहां से लेकर के आए आप बताइए? 49% लोग ये कह रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा फिजिकली एक्टिविटी करेगा ही नहीं तो बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। भाई हमारी बॉडी एक्टिव रहने के लिए बनी है, अगर हम एक्टिव रहेंगे ही नहीं तो डिजीज का खतरा बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हो सकता है हाइपरटेंशन और पता नहीं क्या क्या, क्या कहें हम, मोटापा बढ़ सकता है, ओबेसिटी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डिजीजेस, यानी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है यदि वो एक्टिव नहीं है। यहाँ जरूरी नहीं है ऑटिज्म है उसको स्लो लर्निंग है, ऐसा तो कोई लक्षण बताया ही नहीं है। ऑटिज्म में रिपीटेटिव कोई बिहेवियर करता है बच्चा बार बार, डिसलेक्सिया में कुछ पढ़ने में समस्या होगी, धीमी गति की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, लर्निंग की तो बात ही नहीं हुई। सिंपल कहा गया कि यदि बच्चा एक्टिव नहीं है तो क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीजेस। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पोल में आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। Needing to release energy with sudden outbursts of activity is an emotional characteristic displayed by, यानी गतिविधि के अचानक विस्फोट से के साथ ऊर्जा को मुक्त करने की जो आवश्यकता है, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी है कि उसको सडन एक्टिविटी के आउटबर्स्ट, मतलब सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, यानी फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है या कुछ करना जरूरी हो जाता है, इतना एक इमोशनल टोल कई बार क्रिएट हो जाता है। किस एज के बच्चे में एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? एडोलेसेंस में है, ठीक, किशोर अवस्था में है। तो जरूरी है कि कुछ एक एक्टिविटी करके जो इमोशनल कैथारसिस कर देते हैं एक तरह से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैथारसिस, खाली करना। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका।